तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेपाल आपको कब जाना चाहिए, नेपाल आपको कैसे जाना चाहिए, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए और टोटल आपका क्या खर्च आएगा और नेपाल में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इन सारी बातों पे अच्छे से हम बात करेंगे। एक बात का आपसे प्रोमिस कर रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए आप पूरा देख रहे हैं तो नेपाल जाने के लिए आपको कहीं से कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। ये मेरा प्रोमिस है। आप पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेपाल साउथ एशिया में पड़ता है। नेपाल एक हिल्स स्टेशन पे बसा हुआ देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में रहने वाले 80% लोग हिंदू धर्म के हैं। नेपाल में बोली जाने वाली भाषाएं नेपाली है। नेपाल में जो मुद्राएं चलती है वो है नेपाली रुपया। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेपाल आपको जाना कब चाहिए। दोस्तों नेपाल जाने के लिए वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अक्टूबर और मई के बीच में आप जाएं अगर जाना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं कि नेपाल आप जाएंगे कैसे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हम इंडियंस को नेपाल में एंट्री करने के लिए किसी वीज़ा या पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर आधार कार्ड होना चाहिए, उस पर आप नेपाल जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जाएंगे कैसे। दोस्तों नेपाल जाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, बाय फ्लाइट जा सकते हैं। आप चाहे तो अपनी प्राइवेट कार या बाइक से भी जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नेपाल में एंट्री करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आप उत्तराखंड के बनबासा से एंट्री कर सकते हैं नेपाल में। आप यूपी के गोरखपुर से एंट्री कर सकते हैं नेपाल में। आप बिहार के रक्सौल से एंट्री कर सकते हैं नेपाल में। आप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से एंट्री कर सकते हैं नेपाल में। आप सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन से कैसे आप पहुंच सकते हैं नेपाल। दोस्तों अगर ट्रेन से आप जाना चाहते हैं नेपाल तो आपके लिए 2 ऑप्शन है जो कि काफ़ी बेस्ट रहेगा। एक तो आप गोरखपुर से जा सकते हैं जो कि यूपी में पड़ता है। दूसरा आप रक्सौल से जा सकते हैं जो कि बिहार में पड़ता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्सौल का जो कि बिहार में पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा आपको रक्सौल, जहाँ के लिए आपको सारी जगह से ट्रेन अवेलेबल रहती है, मिल जाएगी आपको। रक्सौल पहुंचने के बाद आपको पहुंचना पड़ेगा बीरगंज। हालांकि रक्सौल से 1.5 किलोमीटर बाद ही बॉर्डर आ जाता है जो कि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, लेकिन वहां से आपको आगे जाना पड़ेगा बीरगंज। वहां से पड़ता है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए ऑटो वाला आपसे 50 रुपया चार्ज करेंगे। अब बीरगंज से दोस्तों आपको बहुत सारी बस मिल जाएंगी काठमांडू के लिए जो कि नेपाल की राजधानी। एसी बस भी मिल जाएंगी और नॉन एसी भी मिल जाएगी। नॉन एसी का बात करें तो 600 तक का टिकट आपको मिल जाएगा बस का। वहीं पे अगर एसी का बात करें तो 1100 से 1200 तक में मिल जाएगी। तो बीरगंज और काठमांडू के बीच का डिस्टेंस है वो है 275 किलोमीटर, जिसको कवर करने में तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो ये हो गया आप काठमांडू कैसे पहुँच सकते हैं वाया रक्सौल। अब बात करते हैं वाया गोरखपुर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पहुंच जाना है गोरखपुर ट्रेन से, जहां के लिए आपको सारी जगह से ट्रेन मिल जाती है। अब गोरखपुर उतरने के बाद आपको पहुंचना है सबसे पहले नौतनवा। नौतनवा जो कि गोरखपुर से 93 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहां के लिए आपको टैक्सी मिल जाएंगी, बस मिल जाएंगी जो कि 120 रुपया तक में आपको छोड़ देगी वहां तक। अब दोस्तों नौतनवा से 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सोनौली, जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऑटो लेना पड़ेगा जो कि 50 रुपया चार्ज करेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं तो बॉर्डर पे ही मनी एक्सचेंज करवा ले, नहीं भी कराएंगे तो नेपाल के अंदर सारे जगह इंडियन करेंसी चलती है। लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपके पास बड़े नोट है जैसे कि 2000 के और 500 के, तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 8-10 हज़ार रुपया का मनी एक्सचेंज करवा ले। अगर आपको उधर लौटते वक्त कुछ पैसे बच जाते हैं तो फिर से आप रिटर्न करके इंडियन करेंसी ले सकते हैं उनसे। तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज करवा ले सबसे पहले। और हाँ, वहीं पे आप सिम कार्ड भी ले ले जो कि आपको 200 तक में वहाँ का सिम कार्ड मिल जाएगा। सोनौली बॉर्डर से आपको पहुँचना है भैरवा, जो कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ तक छोड़ने के लिए ऑटो वाला आपसे 20 से 30 रुपया चार्ज करेंगे। तो आपको पहुँच जाना है भैरवा। अब दोस्तों जैसे ही भैरवा पहुँचेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे बस मिल जाएंगे काठमांडू के लिए। दोस्तों भैरवा से काठमांडू का जो डिस्टेंस है वो है 270 किलोमीटर। वहाँ पे आपको एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार की बस मिल जाएंगे। एसी बस का बात करें तो 1000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। वहीं पे अगर नॉन एसी बस का बात करें 500 से 600 तक में मिल जाएगी आपको काठमांडू के लिए। तो इस रूट से भी आप ऐसे करके पहुँच सकते हैं काठमांडू। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बस की। तो दोस्तों बस आपको पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि आपके शहर से बस जाती है या नहीं। जैसे कि बहुत सारे शहर से बस डायरेक्ट खुलती है काठमांडू के लिए। दिल्ली से डायरेक्ट बस चलती है काठमांडू के लिए, मुंबई से खुलती है काठमांडू के लिए, बनारस से खुलती है काठमांडू के लिए। तो ये आपको पता करना है कि आपके शहर से काठमांडू के लिए डायरेक्ट बस है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ट्रेन से जा सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं नेपाल तो आपके पास ना डबल डोज कोविड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट होना चाहिए 72 घंटा के अंदर का। वहीं पे अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं
तो आपके पास बस सर्टिफिकेट होना चाहिए डबल डोज का। रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पे। बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने प्राइवेट बाइक से जाना चाहते हैं या फिर कार से जाना चाहते हैं तो उसका क्या रूल है। जी थोड़ा उसका रूल आपको अलग मिलेगा, हट के मिलेगा। सबसे पहले तो आपके पास अपने बाइक का या कार का आरसी होना चाहिए और उसके बाद आपका डीएल होना चाहिए। आरसी और डीएल दोनों रहना ही चाहिए आपके पास। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी तगड़ी लाइन लगी रहती है, काफ़ी लाइन लगी रहती है। वहाँ पे बहुत सारे दलाल भी होते हैं जो कि आपको बोलेंगे 200, 250, 500 एक्स्ट्रा लेके लाई हम करवा कर देते हैं। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगेगा वैसे आप करवा लीजिएगा। वहाँ पे ना एक परमिट बनेगी आपकी कार की या फिर बाइक की। परमिट क्या है कि आप जितने दिन के लिए नेपाल जाएंगे ना, प्रतिदिन के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा कुछ पैसे। अगर आप बाइक से जाते हैं तो उसके लिए आपको पर डे के हिसाब से 150 रुपये पे करने पड़ते हैं। वहीं पे अगर आप कार से जा रहे हैं तो आपको 350 रुपये पे करने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। दोस्तों जब भी आप वहाँ पे परमिट बनाए तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चले, 2 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चले। जैसे कि मान लें आप 6 दिनों के लिए जा रहे हैं तो आप परमिट बना लें 7 दिनों का। हो सके तो आप 1 दिन पहले आ जाओ, चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उधर गए और लेट हो गया फिर वहाँ पे आपको फाइन उन कर देंगे वो लोग। इससे अच्छा है आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेके बनवाओ। और ये जो परमिट बनता है ना, इसको वहाँ पे भंसार के नाम से जाना जाता है, इसको भंसार बोलते हैं। तो बस इतना काम आपका बढ़ जाएगा अगर आप अपने प्राइवेट कार से जा रहे हैं या फिर बाइक से जा रहे हैं तो। दोस्तों अब बात करते हैं कि टूर प्लान क्या रहेगा। तो दोस्तों हम जो ये टूर प्लान किए हैं ये है टोटल 6 दिनों का, जिसमें हम लोग घूमेंगे काठमांडू को, नागरकोट को, सारंगकोट को, पोखरा को। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं क्या है अपना टूर प्लान। तो सबसे पहले तो आपको डे फर्स्ट में घूमना है, काठमांडू के लोकल साइट सीन को कवर करना है, जो कि आप चाहे तो वहाँ पे टैक्सी वगैरह हायर करके घूम सकते हैं। 1500 से 2000 वो लोग चार्ज करेंगे, जिसमें आपको पशुपतिनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा, शंभुनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा, दरबार स्क्वायर देखने को मिलेगा, रत्ना पार्क देखने को मिलेगा और भी छोटी मोटी जगह है जिसको वो लोग खुद कवर करवा देंगे। मेरे ख्याल से आपके लिए वही बेस्ट रहेगा, आप टैक्सी वगैरह हायर कर लें और पूरा लोकल साइट सीन कवर कर लें। उसके बाद डे 2 में आप निकल जाएं नागरकोट के लिए। वहाँ जाने के लिए आपको पर्सनल टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 3000 से 3500 पे करने पड़ेंगे। नागरकोट जाएं, वहाँ भी आप घूम लें, फिर वहाँ से आप काठमांडू वापस आ जाएं। अब दोस्तों डे 3 में आपको निकलना है वहाँ से पोखरा के लिए। जी हाँ, पोखरा जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है और नेपाल का सबसे बेस्ट जगह है। तो दोस्तों अब पोखरा कैसे पहुँचेंगे। तो काठमांडू से ना डेली बस चलती है, टूरिस्ट बस चलती है पोखरा के लिए, जो कि 8 बजे निकल जाती है बस स्टैंड से। तो आपको सबसे पहले पहुंच जाना है बस स्टैंड, काठमांडू के बस स्टैंड। 7 बजे के आसपास आप पहुंच जाओ बस स्टैंड, क्योंकि लेट करेंगे तो फिर आपको पब्लिक बस से जाना पड़ेगा। जी हाँ, दोनों बस चलती है, पब्लिक बस भी चलती है और टूरिस्ट बस भी चलती है। लेकिन अगर आप पब्लिक बस से जाएंगे ना तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो बस ना रास्ते में रुकती हुई जाएगी और थोड़ा चार्ज भी ज़्यादा आपको लग जाएगा। वहीं पे अगर बात करें टूरिस्ट बस का तो 600-700 तक में आपको मिल जाएंगे। और ये जो पोखरा तक का डिस्टेंस है ना काठमांडू से, इसको तय करने में आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। तो उस दिन आप पहुंच जाएंगे पोखरा। अब डे 4 में आपको पोखरा के जो लोकल साइट सीन है उसको कवर कर सकते हैं। इसमें आपको फेवा लेक आएगा, डेविस फॉल आएगा, गुप्तेश्वर महादेव केव आएगा, वर्ल्ड पीस पकोड़ा आएगा, ये सारी जगह आपको देखने को मिलेगा। वहाँ भी अगर आप चाहे तो टैक्सी हायर कर सकते हैं, 1500 से 2000 तक में वो लोग भी आपको पूरा घुमा देंगे। उसके बाद डे 5 में आपको निकल जाना है सारंगकोट के लिए, जहाँ पे आप चाहे तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो खास करके आप वहाँ का जो व्यू है उनको देखने के लिए जा सकते हैं। वहाँ के व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत लगेंगे आपको, खास करके बहुत सारे टूरिस्ट तो वहाँ के व्यू ही देखने के लिए जाते हैं। तो डे 5 में आप जा सकते हैं सारंगकोट। अब डे 6 में आपको एक चीज़ करना है, जो कि अगर आप नेपाल जाते हैं तो आपको करना ही चाहिए। जी हाँ, मैं ट्रैकिंग का बात कर रहा हूँ, मैं कोई लंबा ट्रैकिंग का बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो ऐसे 1 दिन का भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि धामपुस का ट्रैक हो गया, नौदंदा का ट्रैक हो गया। ये लोग ना 1 ही दिन में आपको ट्रैक करवा के फिर वापस भेज देंगे। तो ये था टोटल 6 दिनों का टूर प्लान। उसके बाद अगर आप चाहें तो वापस आ सकते हैं इंडिया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजट का। तो टोटल जो आपका बजट आएगा ना कुछ इस प्रकार से आएगा। वहाँ पे सबसे पहले होटल का बात कर लेते हैं। वहाँ पे आपको 1000 से 1200 तक में मिल जाएंगे डबल बेड। तो मैं 1200 रुपया लेके चलता हूँ, तो 6 दिनों के हिसाब से आप देख सकते हो कितना लगेगा। फूड की बात करें ना तो फूड नेपाल के अंदर कहीं भी 600 तक में आपका
तीनों टाइम का मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। तो 600 रुपया पर डे के हिसाब से आपके फूड पे जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट पे। तो सबसे पहले जो आप काठमांडू तक पहुँचेंगे उस पर मैं 600 रुपया रखा हूँ, और फिर जो काठमांडू से आप नागरकोट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3000 रुपये लग जाएंगे, 3500 3000 लग जाएंगे। फिर आप काठमांडू से पोखरा के लिए जो जाएंगे वहाँ पे आपको लग जाएंगे 700 रुपया, आप मान के चल लो। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो जाएगा। और जो लोकल साइट सीन आप कवर करेंगे टैक्सी हायर करके, तो दोनों जगह में काठमांडू और पोखरा दोनों जगह का करने में आपको तकरीबन 3000 रुपये लग जाएंगे उस पर। तो कुछ इस प्रकार का आपका आएगा टोटल बजट पे। अगर आप बाइक से जाते हैं तो वहाँ पे आपको डेली के हिसाब से भंसार बनना पड़ेगा। कार से जाते हैं तो 350 रुपया, बाइक से जाते हैं तो 150 रुपया पर डे के हिसाब से। बाकी जो आपका पेट्रोल में जितना लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक से जाते हैं, कौन सी कार से जाते हैं। दोस्तों बात कर लें मनी एक्सचेंज का, तो ये मैं बताना भूल गया था। इंडिया का 100 रुपया नेपाली 160 रुपये के आसपास होते हैं। तो ये आप वहाँ पे कन्वर्ट कर लेना। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होप करता है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे जाना है, कब जाना है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।